दोस्तों, अक्सर हम सभी लोग जब भी किसी अमीर या रिच पर्सन को देखते हैं तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है, जिंदगी हो तो ऐसी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, काम करने के लिए लोग लगे हुए हैं, हर वीकेंड पर नई कंट्री या सिटी की ट्रिप पर जा रहे हैं, मतलब हर तरीके से मजे ही मजे। और एक तरफ हमारी खुद की जिंदगी है, सुबह से शाम तक हर रोज ऑफिस में घिसना, हर रोज बॉस का सड़ा हुआ चेहरा देखना और उसकी गालियां सुनते रहना। फिर भी पैसों की कमी नहीं पूरी हो पाती। महीना आधा भी नहीं गुजरता कि सैलरी खत्म हो जाती है। फिर किसी दोस्त से उधार मांगो या रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाओ और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, क्या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, क्या वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा या फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर पाऊंगा। तो दोस्तों, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सक्सेसफुल मंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशन को पूरी तरह चेंज कर देगा। और जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए अभी तक सपना था, वो अब सपना नहीं, जल्द ही हकीकत में तब्दील हो जाएगा। तो उस सक्सेसफुल मंत्र का नाम है कंपाउंडिंग। और इसीलिए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, जो लोगों की जिंदगियां बदलने का काम करता है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और आप कैसे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं और जल्द से जल्द कुछ ही सालों में रिच बनकर रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। आइए जानते हैं एक स्टोरी के थ्रू। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अंकित, विनीत और दीपक। तीनों अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन भी एक ही कॉलेज से एक ही टाइम पर की थी, लेकिन तीनों को अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग कंपनियों में नौकरी मिली। अंकित को सबसे पहली नौकरी मिली और उसने अच्छा पैकेज भी हासिल किया। अंकित अपनी जॉब से मिलने वाली सैलरी से खुश था। उसे पहले महीने में ही 20,000 की सैलरी मिली और वो सोचने लगा कि अब तो मैं कमाने लगा हूँ और खुद की कमाई का मतलब मजे लेने का टाइम। अंकित का मानना था कि जिंदगी में खुश रहो, सुख से जियो और कोई चिंता मत करो। जिंदगी एक बार मिलती है तो क्यों ना इसे खुल के जिया जाए। इसलिए वो बिना सोचे समझे अपने पैसे उड़ाने लगा। पहले महीने की सैलरी आते ही उसने ऑफिस के लिए कुछ ब्रांडेड फॉर्मल कपड़े खरीद लिए। कुछ महीने जॉब करने के बाद उसने सोचा कि ऑफिस आने जाने में तो काफी पैसे खर्च होते हैं, इसलिए उसने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट रेंट पर ले लिया, जो उसके बजट से भी बाहर था। और अब तो अंकित रोज अपने दोस्तों को अपने फ्लैट में लाने लगा और उनके साथ पार्टी करने लगा। उसकी सैलरी मुश्किल से 10 दिन चलती थी, फिर उसे अगली सैलरी का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन फिर भी अंकित अपने पैसे खर्च करता रहा। धीरे धीरे उसका लाइफस्टाइल बहुत महंगा हो गया। वहीं दूसरी तरफ विनीत और दीपक को भी नौकरी मिल गई थी, लेकिन उनकी सैलरी अंकित से थोड़ी कम थी। विनीत को 18,000 रुपए सैलरी मिलती थी और दीपक को 15,000 रुपए। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों का खर्च करने का तरीका अंकित से बिल्कुल अलग था। जहां अंकित बिना सोचे समझे यूं ही पैसे उड़ाता था, वहीं ये दोनों बड़े ही सोच समझकर पैसे को खर्च करते थे। कम सैलरी को देखते हुए दोनों ने खुद को पूरी तरह से जॉब में बिजी कर लिया था, ताकि न फालतू का टाइम बचेगा, न फालतू लोगों से मिलना होगा और न ही कोई फालतू का खर्च होगा। दोनों ही बड़े हिसाब किताब से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को तय कर रहे थे। अब 2 साल बाद अंकित की सैलरी 20,000 से बढ़कर 35,000 हो गई। अब अंकित के शौक पहले से भी ज्यादा बढ़ गए थे। वो हर हफ्ते दोस्तों के साथ क्लब जाने लगा। रोज रेस्टोरेंट्स में खाना उसका शौक नहीं बल्कि आदत बन चुकी थी। उसे जो कुछ अच्छा लगता वो उसे तुरंत खरीद लेता, चाहे उसके पास पैसे हो या न हो, क्योंकि आज के टाइम EMI का ऑप्शन हर जगह अवेलेबल है। इसी के चलते उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एकदम जीरो थे। और धीरे धीरे अंकित के खर्चे इतने बढ़ गए कि उसकी 35,000 की सैलरी भी उसे कम लगने लगी और ऊपर से उसने क्रेडिट कार्ड और लोन का सहारा लेना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम में ही उसे ये रियलाइज हो गया कि 35,000 की सैलरी में अब उसका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए उसने थोड़ा दिमाग लगाया और अपने कुछ दोस्तों और कलीग से जुगाड़ बैठा कर एक दूसरी जॉब ढूंढ ली, जिसमें उसे 60,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी। लेकिन इस नई जॉब का ऑफिस उसके घर से काफी दूर था और उसे मेट्रो से आने जाने में 2 घंटे का टाइम लगता था। अब अंकित के शौक इतने ऊंचे थे कि वो कहाँ मेट्रो में ऑफिस जाने वाला था, और वो भी तब जब मंथली 60,000 की सैलरी मिल रही हो। इसलिए अंकित पहुंच गया कार के शोरूम में और तुरंत ही एक चमचमाती हुई अपनी पसंद की नई कार खरीद ली, वो भी पूरे 15 लाख रुपए की। उसने 3 लाख का डाउन पेमेंट किया और बाकी के 12 लाख की EMI करवा ली। अब अगर हम EMI कैलकुलेटर को देखें तो 12 लाख पर 9% के ब्याज दर के हिसाब से
उसे 5 साल के लिए 24,910 रुपए की EMI हर महीने देनी थी। उसने सोचा कि 60,000 रुपए महीना कमाने के बाद इतनी EMI अगर मैं दे भी देता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 1-2 महीने कार चलाने के बाद उसे समझ में आया कि कार चलाने के लिए सिर्फ EMI ही नहीं चाहिए होती, इसके अलावा उसका मेंटेनेंस भी देखना पड़ता है। तो इस तरह उसकी कार का मंथली खर्च 30 से 32,000 होता था। मगर अंकित को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसे तो बस जीवन में ऐशो आराम चाहिए था, भले ही कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। इसलिए जल्द ही उसने EMI पर आईफोन भी ले लिया। अब कुछ साल बाद फिर से अंकित का प्रमोशन हो गया और अब वो महीने का 1.5 लाख कमाने लगा। अब अंकित को लगा कि जब जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है और सैलरी भी इतनी अच्छी मिल रही है तो क्यों ना अब शादी भी कर ली जाए। जल्द ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी कर ली। अब क्योंकि अंकित की वाइफ भी अच्छा खासा कमा रही थी तो दोनों ने सोचा क्यों ना खुद का घर भी खरीद लिया जाए। तो दोनों ने मिलकर एक घर ले लिया जिसकी कीमत थी 1.5 करोड़ रुपए। अब अंकित ने 30 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर 1 करोड़ 20 लाख का होम लोन ले लिया, जिसकी मंथली EMI 1 लाख रुपए थी। अंकित ने सोचा उसकी और उसकी वाइफ की सैलरी मिलाकर 2 से 2.5 लाख घर पर आ ही जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है 1 लाख रुपए की EMI से। पहले कार, फिर आईफोन, अब होम लोन, इतनी सारी चीजों की EMI भरने के बाद भी अंकित ने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं बदला। अब अंकित को पता भी नहीं चला और वो एक डेट ट्रैप में बुरी तरीके से फंस चुका था, जिससे वो चाहकर भी जीवन भर नहीं निकल सकता था। और सोचिए अगर बीच में किसी कारणवश उसकी नौकरी चली गई तो वो सीधा सड़क पर आ जाएगा। लेकिन अंकित को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो तो अपनी धुन में मस्त रहता था। एक दिन काम के सिलसिले में वो दूसरी कंपनी में मीटिंग करने गया। वहां उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्तों विनीत और दीपक से हुई। वे दोनों भी उस कंपनी में मीटिंग के सिलसिले में आए थे और अपनी अपनी कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अंकित ने अपने दोस्तों को मिलते ही शो ऑफ करना शुरू कर दिया। वो अपने आईफोन, लैपटॉप और कार के बारे में ढिंढोरा पीटने लगा। विनीत और दीपक ने अंकित को इतने साल बाद देखा था तो वे भी काफी खुश थे। अंकित जब अपनी बड़ाइयां कर रहा था तो विनीत ने कहा, हाँ भाई, हम समझ गए कि तेरे पास करोड़ों का घर, 15 लाख की कार, आईफोन, सब कुछ है। लेकिन तू मुझे ये बता कि अब तक तूने इन्वेस्टमेंट कितना किया है और तेरा पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है, और हाँ, तू रिटायर कब हो रहा है। विनीत की बात सुनकर अंकित हंसने लगा और कहता है, यार तुम लोग भी किस तरह की फालतू बातें कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब फालतू लोगों के काम है। मैं इन सब में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैं तो आज में जीता हूँ। और रही बात रिटायरमेंट की, तो जब लेंगे तब देखेंगे, अभी से क्या स्ट्रेस लेना। इस पर विनीत बोला, यार तेरी हमेशा से सही चीजों को लेकर अलग ही अप्रोच रही है, पर मैं तो इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए 70:20:10 रूल का इस्तेमाल करता हूँ। अंकित ने पूछा, ये कौन सा रूल है? सुनने में तो किसी मैथ्स के फॉर्मूला जैसा लग रहा है। विनीत हंसते हुए बोला, नहीं, ये मैथ्स का नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है। जब मैंने जॉब करना शुरू किया था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, लेकिन शुरुआत में सैलरी कम होने के कारण मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। पर जब मैं 25 का हुआ और मेरी सैलरी 35,000 रुपए हुई तो मैंने 70:20:10 रूल अपनाना शुरू कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग मैं अपनी सैलरी का 70% पैसा अपनी जरूरतों पर खर्च करता हूँ, 20% पैसा इन्वेस्टमेंट करता हूँ और वही बचा हुआ बाकी 10% अपने एंटरटेनमेंट की चीजों पर खर्च करता हूँ। ये सब चर्चा चल ही रही थी कि दीपक को इतने समय से चुप देखकर अंकित और विनीत ने उससे पूछा, भाई तू क्यों नहीं बोल रहा, तू भी बता कुछ। दीपक मुस्कुराया और बोला, गाइस, मेरी शुरुआत थोड़ी अलग रही। मेरी सैलरी शुरू में तो सिर्फ 15,000 ही थी। इतने कम पैसों में सेव और इन्वेस्ट करना तो दूर, मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। जब मेरी सैलरी बढ़कर 35,000 हुई तो भी खर्चों में मुश्किलें आ रही थी। तब मैंने सोचा कि जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम का सोचना चाहिए, तो मैंने उसके लिए फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिया, जिसके कुछ समय बाद ही मेरी महीने की इनकम 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। और फिर मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर दी। बीच में टोकते हुए विनीत बोला, भाई तूने इतनी लेट इन्वेस्टिंग शुरू की? फिर दीपक बोला, हाँ भाई, लेकिन मैंने एक खास रूल को फॉलो किया, जिसके दम पर सब कुछ चेंज हो सकता है। मैं इसे 7:3:2 रूल कहता हूँ। विनीत ने पूछा, क्या है ये रूल? दीपक ने जवाब देते हुए कहा, मान लो कि अभी मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो इसमें से मैं हर महीने 40,000 रुपए की SIP करता हूँ।
जिस पर मुझे 15% का एनुअल रिटर्न आराम से मिल जाता है। यानी कि 7 साल में मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 60 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर मैंने ये SIP आगे भी कंटिन्यू रखी तो अगले 60 लाख कमाने में मुझे 7 नहीं बल्कि 3 साल ही लगेंगे। यानी कि 10 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर चला जाएगा। वहीं अगर इसे मैं आगे और कंटिन्यू कर दूं तो मात्र अगले 2 साल में ही मुझे नेक्स्ट 60 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिन्हें शुरुआत में प्राप्त करने के लिए मुझे 7 साल लगे थे। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो मात्र 10 साल में ही आपको करोड़पति बनाने की ताकत रखता है, जिसके दम पर आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके अपना रिटायरमेंट फुल्ली एंजॉय कर सकते हो। आगे दीपक अंकित को भी समझाते हुए कहता है कि देख अंकित, जब तू रोज जॉब जाकर अपने घर, कार और फोन की EMI चुका रहा होगा, तब मैं मस्त रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा होऊंगा। 45 की एज पर भी इधर तू पैसे के लिए काम कर रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ मेरे लिए मेरा पैसा काम कर रहा होगा और मैं फुल्ली आराम। इसलिए अब भी तेरे पास वक्त है, जितना जल्दी हो सके तू भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दे, ताकि तू भी जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। इसलिए दोस्तों, इस स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि आप भी अपनी लाइफ में दीपक जैसा बनिए, न कि अंकित की तरह, जो जीवन भर सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए काम करते रह जाएगा। आप भी दीपक की तरह 7:3:2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग को अपनी लाइफ और इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा बनाइए और फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।